हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृष्णा और मैं लेकर आ गया हूँ आज की क्लास में रियल नंबर चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। मुझे पता है रियल नंबर चैप्टर काफ़ी दिन पहले आपकी स्कूल और कोचिंग क्लासेस में हो चुका है। उसके बाद आपको रिवीजन की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी टाइम पहले हो चुका है। ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए आप पहले आप इसका रिवीजन करें, देन उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं 2024 के लेटेस्ट पैटर्न पर वो सारे लगाने की कोशिश करें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर का रिवीजन। ओके, ये रिवीजन है, आप इसको रिवीजन पर्पज से देखें और अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी आप इसको देखेंगे तो आपको लगभग 90% जो है आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो रियल नंबर, तो व्हाट इज रियल नंबर, सबसे पहली डेफिनेशन है व्हाट इज रियल नंबर। तो बेटा रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस वो आपको बुक्स में दी गई है। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन आपको पता होगी, ये एक नंबर लाइन है, 0, 1, 2 और 3 और -1, -2 एंड -3, वो सारे ही नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे ही नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इनके दो मेजर टाइप हैं, कौन से जो हमें पढ़ने हैं? एक है रैशनल नंबर, दूसरा है इररेशनल नंबर। ये दो इनके मेजर टाइप है। तो रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, तो बच्चों ने रट लिया है इसकी डेफिनेशन और सबको रट गई है कि पी ऑफ वो नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन उन्होंने रट ली है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये पूछ लूं कि बताओ मुझे कि पी एंड क्यू है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, तो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता कि पी और क्यू क्या है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि सिर्फ रटने से ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, वो पता होना चाहिए पी और क्यू क्या है। तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैं बेटा। क्या है बेटा? इंटीजर्स हैं। अब सर इंटीजर्स वर्ड आ गया, ये इंटीजर क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, आपको इंडिकेट कर रही है यहाँ पर ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट कर दी भाई कि आपको याद हो जाए फट से। तो ये डेफिनेशन को पढ़ने से बढ़िया है आप इंटीजर की डेफिनेशन ये याद रखो कि वो सारे नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं वो सारे ही नंबर क्या कहलाते हैं बेटा? इंटीजर्स कहलाते हैं, वो सारे ही नंबर। अच्छा सर, इंटीजर्स में क्या जीरो भी आता है? बिल्कुल, जीरो भी इंटीजर्स में आता है। चलो, तो अब आपने क्या समझा कि पी एंड क्यू जो हैं वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के लाइन में। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है उसमें कि बस क्यू को आप जीरो पुट कभी नहीं कर सकते इसमें, रैशनल नंबर में। क्यों भाई? बेटा हमेशा याद रखना, जैसे a डिवाइडेड बाय जीरो गिव्स नॉट डिफाइंड, जैसे हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं कि अगर किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइन आएगा, उससे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि q नॉट इक्वल्स टू जीरो ये कंडीशन देते हैं। दूसरी चीज़ ये क्यों देते हैं, ये कंडीशन देने का ज़रिया इसलिए क्योंकि p और q यहाँ पर क्या है बेटा? इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इंटीजर्स में ज़ीरो काउंट होता है, ये आपको अभी बताया मैंने कि ज़ीरो जो होता है वो इंटीजर का पार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अगर आपने सिर्फ इतनी डेफिनेशन पढ़ी है कि नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आधी डेफिनेशन है। इसमें और डेफिनेशन में क्या लिखा आता है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, मैंने जानबूझ कर नहीं लिखी क्योंकि बच्चों ने सिर्फ यही पढ़ रखा है। ठीक है, इंटीजर्स तो क्या है भैया? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और अगर इंटीजर्स हैं तो उसमें जीरो हो सकता है, इसलिए हम ये कंडीशन लगाते हैं कि q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो मुझे लगता है रैशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करी है, लेकिन मेरे हिसाब से रिवीजन बैच में ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा मेजर टाइप है, क्या है भैया? वो है इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन रैशनल से बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? कि वो नंबर जिसे आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे ही नंबर्स क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, इसके कुछ अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए तो बेटा एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, 5 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये
सारे ही क्या है बेटा, इरेशनल नंबर्स है। तो वो, सॉरी, ये सारे ही रैशनल नंबर्स है ना, ये सारे ही रैशनल नंबर है। तो ये देख लेते हैं इरेशनल में क्या हो सकता है बेटा। इरेशनल में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है पाई, है ना। इसकी वैल्यू आप 22/7 लिखते ज़रूर हैं, लेकिन बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है इसकी, है ना। अगर आपसे कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और अगर आपसे पूछा जाए कि पाई इज़ अ रैशनल और इरेशनल, तो आप हमेशा बोलेंगे ये इरेशनल नंबर है ना। इस 3.14 हम इसकी वैल्यू रखते हैं, ओके। तो ये याद रखना है कि पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, और बाकी सारे बेटा इम्परफेक्ट स्क्वायर है ना। परफेक्ट जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, वो सारे ही इसके अंदर आते हैं, जैसे √2, √3, √5, सो ऑन। क्यूब रूट भी आते हैं, √3 का क्यूब रूट, √5 का क्यूब रूट, ये सारे क्यूब रूट्स है ना। ये भी जो है बेटा क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हो गया कि सर आपने रियल नंबर में बोला था कि रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हम, एक सेकंड रुकिएगा, तो क्या हम रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ गया होगा, अगर जिन्होंने नाइन्थ में ध्यान नहीं दिया तो बेटा जी हाँ, नाइन्थ क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है कि हम √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरा बताना अभी वर्थ इट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपने क्लास 9 में ही पढ़ रहा है, ओके। ठीक है, अब ये छोटी छोटी डेफिनेशन और देख लेते हैं। नेचुरल नंबर, वो सारे नंबर कहाँ से, 1 से स्टार्ट होने वाले, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएंगे बेटा, प्लस इन्फिनिटी तक, वो सारे नंबर नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स बेटा, नेचुरल नंबर जो है ना, नेचुरल नंबर में हम इंक्लूड करने जीरो को, तो वो सारे नंबर्स कहलाने लगते हैं होल नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड के लिए बहुत सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, आप उसको सारी याद रखिए, ओके। चलिए नेक्स्ट, दूसरा जो है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है ना, ये। तो भैया ये जो है, ये क्या प्रूव करता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट द गिवन टू इंटीजर्स a and b there exist and a unique pair of integers p and q and r such that a equals to b into q plus r where 0 is greater than equal 0 is less than equal r and r is less than b। क्या कह दिया सर जी, ये क्या, क्या है ये डेफिनेशन बेटा, ये बुक की डेफिनेशन है ना। चलो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। कहने का मतलब बेटा ये, चलो, आपने ये किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया, जैसे आपको पता है कि जो जिसको हम डिवाइड करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है बेटा, वो हमारे लिए कहलाता है डिविडेंड। क्या कहलाता है बेटा, डिविडेंड कहलाता है। और जिससे हम डिवाइड देते हैं वो क्या होता है बेटा, हमारे लिए डिवाइजर होता है वो हमारे लिए। और जितनी टाइम्स हम टेबल्स पढ़ रहे हैं वो क्या कहलाता है, क्वोशिएंट कहलाता है ना, क्वोशिएंट। फिर आपने कुछ नंबर यहाँ पर लिखा, कुछ नंबर आ गया है, आपने कितने टाइम्स टेबल पढ़ा, उसके बाद कुछ नंबर बच गया है, मतलब कुछ रिमाइंडर बच गया है, तो यहाँ पे अगर जो नंबर बचेगा उसे हम कहते हैं बेटा रिमाइंडर। क्या कहते हैं बेटा हम, रिमाइंडर। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा ये बोलता है बेटा कि अगर आपको डिविडेंड निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा, डिविडेंड निकालना हो, तो आप क्या करोगे, डिविडेंड निकालना हो तो डिविडेंड निकालने के लिए बेटा कुछ नहीं करोगे, ये जो डिवाइजर है बेटा, ये डिवाइजर है, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे बेटा, डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे बेटा, क्वोशिएंट से, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। और जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको हम प्लस कर देंगे, ओके। जो रिमाइंडर आया है उससे हम क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। तो ये इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो है हमें स्टेट करता है, ये प्रूव करता है हमें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, सर ये जो लाइन लिखी हुई है, ये जो लाइन लिखी हुई है, 0 इज ग्रेट लेस देन इक्वल आर और आर इज लेस देन बी, इसका मतलब क्या है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने 25 को डिवाइड किया किससे बेटा, 3 से, ओके। आपने क्या किया, यहाँ पर 7 टाइम्स पढ़ लिया और 21 लगा दिया, और जो आपका रिमाइंडर आ गया 4। आपके हिसाब से ये डिवाइड करने का तरीका क्या है बेटा, सही है। अगर आपको ये लग रहा है तो बेटा ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है, ये जो क्या है बेटा, आपका रिमाइंडर है। तो बेटा हमेशा याद रखना, जो रिमाइंडर है ना, जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका रिमाइंडर है,
वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किससे बेटा, डिवाइसर से। डिवाइसर से जो है बेटा वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, डिवाइसर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा है, किसी भी कंडीशन में बड़ा है, तो वो जो डिवाइड है वो आपने गलत किया है। आ रही बात समझ में? तो ये जो कंडीशन है ना, ये जो लिखी हुई है यहाँ पर, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि रिमाइंडर ऑलवेज ऑलवेज लेस देन, क्या होगा बेटा, क्या हो सकता है बेटा, लेस देन किससे भैया, डिवाइसर से। ये कंडीशन आपको बताइए। आ रही बात समझ में? चलो, ये थ्योरम भी आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है बेटा, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी फंडामेंटल थ्योरम के जो बच्चे हैं वो है एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो क्या कहती है भैया, ओके ओके ओके, एक मिनट रुकिएगा। हाँ तो बेटा सॉरी, हम फिर से शुरू करते हैं, बैटरी लो हो गई थी मेरे कंप्यूटर की। ओके चलो, तो क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, स्टेट्स दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके सर जी, इसने वर्ड यूज किया है प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें बता तो दो है होता क्या है ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सर जी, प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ फैक्टराइजेशन है किसका बेटा, फैक्टराइजेशन है बेटा किसी भी नंबर का उसके प्राइम नंबर्स में। जैसे 20 है, 20 का अगर आप करने जाते हैं 2 से करोगे, क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, तो 10 हो जाएगा। फिर आप 2 से करोगे तो बचेगा 5, एंड 10 आप 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1। तो 20 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है बेटा वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये डिजिट सारी क्या है बेटा, प्राइम नंबर्स है। तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन जो बड़ा आपने पढ़ा है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या बोलती है ये थ्योरम, ये बोलती है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हर नंबर का यूनिक होगा, अलग अलग होंगे उनके फैक्टर। अगर हम उनको क्या कर दें, अरेंजमेंट पे ध्यान ना दें, तो उनके जो फैक्टर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू टू से करेंगे, क्या हो जाएगा 2 से? नहीं सर जी, 2 से तो पॉसिबल ही नहीं, 3 से करो। 5 और 5 तो कितना आ गया 1, यानी 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और 20 का हुआ क्या बेटा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इनके अगर ऑर्डर पर ध्यान ना दिया जाए, अरेंजमेंट्स पे ध्यान ना दिया जाए, तो ये क्या है बेटा, इनकी यूनिक है। ठीक है, अलग अलग है इनके सारे। ठीक है, अब इसी की उपज है, यहीं से पैदा हुआ कॉन्सेप्ट एस सी एफ का, यहीं से पैदा हुआ कॉन्सेप्ट एस सी एफ। क्यों बार बार मैं ए लिख रहा हूँ, एस एस सी और एफ है ना। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट चालू हुआ एलसीएम का, है ना, एलसीएम। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम इज ए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मान लो 15 और 20 का एचसीएफ आपको निकालना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब आप क्या करोगे भैया, अब आप कुछ नहीं करने वाले इसमें, अब सिर्फ आप कॉमन ढूंढोगे। क्या है कॉमन नंबर, 5, दोनों में कॉमन है। तो जो एचसीएफ होता है वो होता ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर, 5। मान लो यहाँ 2 और होता था, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ नहीं है तो 5 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा क्या है भैया हमारे लिए, दूसरा है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, 15 का है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर जो कॉमन होगा ना बच्चा, जो कॉमन होगा याद रखना, जो कॉमन है ना, जैसे यहाँ पर कॉमन क्या है 5, इसको हम लिखेंगे, इन दो को लिखेंगे सिर्फ एक 5। ओके, जो बचे हुए जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा एलसीएम, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60, योर एलसीएम। एलसीएम
ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हमने इनको एनालाइज किया एचसीएफ और एलसीएम को, तो हमारा एक फॉर्मूला आया जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्या फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की वो भी पता चल गई। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमारी फॉर्मूला। तो ये है भैया वो फॉर्मूला जो हमने एचसीएफ और एलसीएम को समझने के बाद ड्राइव किया है। क्या भैया? कुछ नहीं बेटा, ये है ए एक नंबर और एक नंबर है बी। अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूं, इन दोनों का मैं क्या निकालूं? एचसीएफ निकालता हूँ और एलसीएम निकालता हूँ इनका। तो बेटा याद रखना, ए इंटू बी हमेशा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर जो होगा वो हमेशा बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स। तो भैया एचसीएफ और एलसीएम जो होगा वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके काम आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। चलो अब हम टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या है हमारा भैया? इर्रेशनल नंबर, व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है। √2 पाई एक्सेट्रा। ओके, ईटीसी है ये, ईटीसी है ये। ठीक है, सो ये होता है, मैंने आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से बता दी बेटा, हाँ? कि वो सारे नंबर्स जिन्हें आप पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं, इनके अपॉन में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते भैया। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। उन सारे नंबर्स को हम कहते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना? एचसीएफ एलसीएम तो सभी ने पढ़ रखे हैं। ये है इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करने का तरीका। क्या है भैया? इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने का तरीका। इस मेथड को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भैया, इस मेथड को बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या है ये मेथड, समझते हैं। इन दिस मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, टू चेक वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्या है भैया? इस मेथड में, इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम चेक करते हैं कि हमारा स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। पहला स्टेप क्या करेंगे भैया? कोई भी आपको रैशनल नंबर, देखो स्टेप्स में याद कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। कोई भी रैशनल नंबर दिया है, मान लो 2 आपको रैशनल नंबर दिया है, तो आप सबसे पहले उसे एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम कर लो? एज्यूम दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब इसको बोल लेते हैं इज अ रैशनल नंबर, एज्यूम कर लो इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लो। सेकंड क्या बोलता है? we arrived at the same result which contradict our assumption। जो assume किया है उसे क्या कर देगा? contradict कर देगा, काट देगा। thereby proving the contrary। कहने का मतलब ये भाई साहब कि आपने ये मान लिया कि √2 क्या है भैया? एक रैशनल नंबर है। सबसे पहला काम, √2 इज अ रैशनल नंबर। फिर आपने क्या किया? उसको सॉल्व किया, थोड़े से 2-3 स्टेप्स निकाले, उसे रैशनल नंबर प्रूव करने की कोशिश करी। लेकिन लास्ट में जब आप उन चीज़ों को प्रूफ नहीं कर पाए, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर वो रैशनल नहीं है तो फिर बचा क्या आपके पास? वो क्या होगा बेटा? इरैशनल नंबर होगा। ये है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, मतलब पहले आप गलत मानो, मैं इसको ऐसा पढ़ता था, पहले गलत मानो फिर उसको सही प्रूफ कर दो। ठीक है, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कैसा, कैसे प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल के साथ बताऊंगा, और एग्जांपल भी वो वाले जो लेटेस्ट 2024 पेपर में आए हैं, एग्जैक्ट वही सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलो भैया, तो
हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन को मजाक ना समझना। ये 2024 में आए हुए, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो फंस जाना है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 नंबर में आता है, और सड़े सड़ाए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये 3 मार्क क्वेश्चन है भैया, है ना, याद रखना। 3 मार्क्स में आता है, ठीक। तो क्या है स्टेप भैया? सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि पहले हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये क्या है भैया। क्या है भैया? ये रैशनल नंबर है। तो क्या है भैया? मानो लेट √3 इज एन रैशनल नंबर। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? देन इट कैन बी written in the form of in the form of p upon q and q is not equals to 0 के बराबर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें पता है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है, ठीक है भैया। मतलब ये जो रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा p अपॉन q के फॉर्म में करेगा भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको ये चीज़ पता है ना कि जो p यहाँ पर लिखना है, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब ये को प्राइम वर्ड बताओ सर जी, ये को प्राइम कहाँ से ले आए? को प्राइम इंटीजर्स हैं ये, है ना। क्या है बेटा? को प्राइम इंटीजर्स है। सर ये इंटीजर्स तो समझ में आ गया था, लेकिन ये को प्राइम क्या है बेटा? वो नंबर बेटा। को प्राइम मतलब होता है बेटा जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। क्या हो बेटा? कॉमन कॉमन फैक्टर ना हो, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, है ना। जैसे 3 और 4, 5 और 6, है ना। ये एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स, ठीक है, समझा दिया। चलो, ये हो गया भैया। मतलब अगर ये क्या है, रैशनल है, तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। ओके, अगर हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर रहे हैं बेटा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। हम क्या करते हैं भैया? बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। क्योंकि हम कोई भी काम जब चीज़ें इक्वल्स टू में होती है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हैं। अगर दोनों साइड कुछ करते हैं तो कोई इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये भैया हमने स्क्वायर कर दिया इसका। ये भी हो गया हमारा स्क्वायर में फिर, क्योंकि हमने दोनों साइड किया है। तो ये जो आया क्या आएगा भैया? ये 3 आ गया। 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा p² / q², ठीक है। तो अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो p² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 3q²। अच्छा सर जी, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो इस चीज से आप क्या कह सकते हो? p² इक्वल्स टू 3 × q²। तो आप ये कहोगे कि सर 3 इज फैक्टर ऑफ किसका? p² का। 3 जो है फैक्टर है किसका? p² का। p² का फैक्टर है। देन 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ किसका बेटा? p का। किसका फैक्टर होगा? 3। 3 फिर फैक्टर होगा किसका? p का। ये आपने लिख लिया, ठीक, ओके सर जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। अब ये चीज समझ में तो आई ना बेटा कि ये p² इक्वल्स टू 3q² के बाद हमने ये लाइन क्यों लिखी? क्योंकि बेटा देखो, यहाँ पर लिखा है p² इक्वल्स टू 3 × q²। मतलब कि p जो है ना, वो अगर q में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें ना, तो जो इक्वेशन है ना, वो p के बराबर हो जाएगी। मतलब अगर p कुछ भी नंबर है और q कोई भी नंबर है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना, 3 का मल्टीप्लाई कर दे, तो वो p के बराबर हो जाएगा q भी। समझ रहे हो? 3 गुना है मतलब p q के। तो ठीक है, इस वजह से ये कह रहा है कि ये जो 3 है फैक्टर है p² के, वहीं से हमने ये निकाला, ठीक है। तो आप आगे करते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट आगे की स्टेप यहाँ से करते हैं। सो p इक्वल्स टू क्या हो सकता है बेटा? 3m, क्योंकि आपको पता है
3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर m क्या आ गया सर जी? नया m कुछ नहीं है बेटा, m इज एनी इंटीजर। कोई भी इंटीजर हो सकता है बेटा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये हमने लेट किया बेटा, ओके, माना है। तो क्या करें भैया? फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि p जो है वो 3m है। तो हम जहाँ p रखा हुआ है ना बेटा, जहाँ p रखा हुआ है इक्वेशन 1 में, वहां पे क्या रख देते हैं? 3m रख देते हैं भैया। 3m का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p का स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर। आगे बात समझ में? यहाँ किया तो 9m स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3q स्क्वायर। हो गया भैया? हो गया सर जी। अगर मैंने इसको काटा, इसको काटा, इन दोनों को काटा, तो 3 टाइम्स काटा तो 3m स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, यानी कि 3 इज 3 इज फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, देन इट ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ क्यू। ओके सर जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात बताओ मुझे जरा, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। टू कहाँ गई सर जी? ये टू इक्वेशन, ये टू मान लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपने पहला जो काम किया था वो क्या किया था? लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। ये समझो भैया, ये समझो वाली बात है, समझने वाली बात है कि P एंड Q इज अ को प्राइम नंबर। लेकिन समझना, लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ ही चल रहा है यार, यहाँ तो कुछ और ही कथा चल रही है। क्या वो कथा चल रही है भैया? कि 3 इज, ये यहाँ से पहले इक्वेशन लगा दो तो समझ भी आ जाएगा, नहीं तो पता चलेगा कहाँ से। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 3 इज कॉमन फैक्टर, 3 इज कॉमन फैक्टर किसका भैया? ऑफ बोथ पी एंड क्यू का ना। पी एंड क्यू का बोथ का 3 जो कॉमन फैक्टर, ये पॉसिबल कैसे है भैया? ये पॉसिबल जब है, जब ये जो हमने ये जो राम कथा लिखी थी ना कि पी एंड क्यू इज अ को प्राइम इंटीजर्स, ये गलत है। अगर ये गलत है तो भैया ये गलत है कि रूट 3 रैशनल है। बिल्कुल। इस चीज से क्या साबित होता है? इट कॉन्ट्राडिक्ट इट कॉन्ट्राडिक्ट आर assumption। ये क्या कर रहा है भाई? ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारा assumption। हेंस, हेंस यहाँ लिख दो भैया रेड पेन से, या कुछ लाइट से, हाँ। हेंस रूट 3 इज आर इर्रेशनल नंबर। ओके, ये थोड़ा सा देख लेना, यहाँ दिख जाएगा है ना, रूट 3 इज अ इर्रेशनल नंबर। ओके सर जी। तो आई होप ये पूरी मेथड आपको समझ में आ गई होगी। मैंने पूरा डिटेल में बताया, एक एक वर्ड समझाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है ना, और काफ़ी 3 नंबर में आता है। अच्छा वेटेज है इसका भी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इसके जैसा आया है, वो और मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये इर्रेशनल वाला आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा।
तो ये है भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, सर जी प्रूव दैट, मैंने ब्लू को वाइट कर लिया ना, हाँ ठीक है, ये वाइट कर लिए थे भैया, है ना। प्रूव दैट t plus root 2 is an irrational number given that root 5 is an irrational number। ये गिवन हुआ है, ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है पिछले वाले से। पिछले वाले में थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, वो इससे करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है भैया, लेट, हमें करना वही है जिसमें इरेशनल प्रूफ करना है, मानना वही है सेम। 3 + 2 √5 इज, क्या है भैया, ये रैशनल है, यही मानते आए ना भैया हम। सर रैशनल नंबर ना, लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है भैया, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में लिखाएगा? 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P/Q के फॉर्म में। यहाँ क्राइटेरिया क्या है? Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये डाल दिया। और एक और चीज़ क्या है सर जी? एक और चीज़, अच्छा ये रखते हैं Q इक्वल्स टू 0। एक और लिखो, P एंड Q आर को प्राइम्स, को प्राइम इंटीजर्स, है ना, ये रहता है। वैसे ये लिखना इतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम को प्राइम से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये लिखते हैं। पहला काम, इसका रूट हटाते हैं। तो रूट हटाने के लिए सबसे अच्छा काम क्या होगा भैया, पहले इसको अलग करते हैं। तो पहले रूट हटाने के लिए इसको अलग करो भाई साहब, तो क्या होगा, ये √5 को अलग लेकर आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आपके पास ये हो जाए ना, 2 + √5 बोल दे, 3 + √5 बोल दे, तो बेटा याद रखना, जब आपको ये √5 या √3 में इरेशनल दिया है ना, तो आपको एक साइड ही इरेशनल लेकर आना है, किसी भी LHS या RHS। हम ये √5 को अलग करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो 3 + 2 √5 = P/Q। इस 3 को यहाँ ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 = हो जाएगा P/Q-3। ठीक है भैया। अब इस 2 को वहाँ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो इस 2 को वहाँ भेजोगे ना बेटा, तो P/Q तो है -3 है। ये जो 2 है ना बेटा, वो 1/2 में जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा, तो बेटा काय में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ओके सर जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो क्या होगा बेटा, √5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P/Q-3Q मल्टीप्लाई बाय क्या है बेटा आपका 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करो भैया, इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा P-3Q/2Q। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर जी हो जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया आपका। तो आप ये बोलोगे सर यहाँ से एक पॉइंट अब लिखना है, या याद रखना पड़ेगा क्या, कि P-3Q/2Q इज अ रैशनल, इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। तो एक रैशनल नंबर दूसरे रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है, रैशनल इरेशनल के बराबर तो हो ही नहीं सकता। मतलब √5 भी क्या होगा बेटा, therefore √5 is also a rational number, also a rational number, rational number। लेकिन 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 भैया, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ट्रेडिक्शन टू फैक्ट, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन टू फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल ना, गिवन तो दिया था ना आपको इरेशनल, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है ना हमारे एजम्पशन का नंबर। तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे hence our assumption is wrong। क्या हो जाएगा बेटा, हमारा assumption जो है वो wrong है। hence 3 + 2 √5 is a irrational number।
सर इतना लिखना पड़ेगा क्या थ्योरी? हाँ हाँ बेटा, ये तो लिखना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते आप। ये थ्योरी तो आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप इसको, लेकिन इस थ्योरी को थोड़ा सा याद करके या आपको समझ कर लिख कर आएंगे, एक प्रकार से थ्योरम टाइप का है ये, तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, 3 आउट ऑफ 3। ओके, तो क्वेश्चन 2 ही डाले हैं मैंने स्लाइड में, क्योंकि यही 2 इंपॉर्टेंट टाइप थे जो आपको बताना ज़रूरी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। भाई इरेशनल हमारे यहाँ तक खत्म, इसके बाद हमारे पास कोई भी इरेशनल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अभी तक एग्जाम में आए भी नहीं, ठीक है। तो दूसरा क्या है भैया आपका, रैशनल नंबर्स डेफिनेशन हमने रट ली है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये डेफिनेशन रट गई। इसमें जो नए टर्म है वो समझ लो, है ना। ये थोड़े से चीज़ें याद रखने वाली, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, और टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर बेटा, वो फ्रैक्शंस। पी अपॉन क्यू क्या है बेटा, फ्रैक्शन है ना एक, क्या है बेटा, ये फ्रैक्शन नंबर है। मान लो एक ऐसा फ्रैक्शन जैसे 1/3, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे सर जी? जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे ना, 1/3, पॉइंट लगाओगे, 0 बड़ा होगा, कितना आ गया बेटा, 3। ओ सॉरी, 9 से बड़ा, 3, कितना बचा, 1 बचा सर जी। फिर आप क्या करोगे, आप पॉइंट लगाओ फिर से, क्या नहीं सर, एक ही बार तो पॉइंट लगता है, तो लगाया, फिर 9 सर जी, फिर 3 बार पढ़ा था हमने, फिर 1 बचा, ये कभी कटेगा क्या, नहीं सर जी, तो मतलब 0.3333 या 3 के ऊपर बार, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/3 को क्या, डेसिमल्स में, तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो है, ये बार बार इन्फिनाइट तक आ रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, ये हो जाएगा क्या हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, TRY, है ना, टर्मिनेटिंग। चलो भैया, दूसरा हमारा है बेटा टर्मिनेटिंग। दूसरा हमारा क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कैसे, जैसे 1/5 डिवाइड करके बताओ, 1/5, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 2 टाइम्स, 10, माइनस किया, 0 0 0, तो 1/5 का डेसिमल एक्सपेंशन 0/2 है। ये हो गया टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाता है, इसके बाद कोई भी डिजिट रिपीट या अलग अलग डिजिट्स नहीं आनी, तो ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। ओके, समझ में आ गया होगा। ये समझो भैया, रिकरिंग, रिकरिंग वर्ड नया है ना। अ पार्ट ऑफ अ डेसिमल रिपीट इनडेफिनेटली, कहने का मतलब ये है बेटा कि मान लो पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको बोलेंगे ये रिकर, रिकर कर रहा है, रिकरिंग हो रहा है, कैसे, 3 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4 4 4, पॉइंट के बाद है ना, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 2 2 2 2 2 2, तो ये होता है रिकरिंग, जो पॉइंट के बाद चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, जैसे और एग्जांपल 0.142, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट करेगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है, 2 3 4 डिजिट भी एक साथ रिपीट कर सकती है, इसको भी हम बोलते हैं रिकरिंग। तो ये रिकरिंग के एग्जांपल्स हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो कोई भी पार्ट जो होता है वो रिपीट नहीं करता, जैसे पाई की वैल्यू इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, 3.1415926535, और ऐसे ऐसे बढ़ते जाती है, इसमें कोई भी टर्म जो है बेटा रिपीट नहीं होता, इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग का काम है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आने दिखाएगा, नॉन रिकरिंग, क्या लिखाएगा बेटा, नॉन रिकरिंग, है ना। ये थोड़ा सा काट देना, ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला नहीं है, नॉन रिकरिंग है ना। ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। ये आते नहीं है, कोई ज़्यादा पूछा नहीं गया कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा रिवीजन के हिसाब से फटाफट करवाते जा रहा हूँ। तो अब अपने चैप्टर तो लगभग ख़त्म हो गया, जो कॉन्सेप्ट उसमें थे वो तो ख़त्म हो गए।
ये जो है बेटा वो एक्स्ट्रा है जो मैं हर बच्चे को पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें जो एचसीएफ वाला जो पूछना आता है ना बेटा, एचसीएफ और एलसीएम वाले में जो आपसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, वो कई बार बच्चों को करने में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? या तो उनको वहां तक के टेबल याद नहीं होते, या तो उन्हें इसे पता नहीं होता कि इसको किस तरह से करते हैं। तो देखो, डिविजिबिलिटी रूल इसका एक आसान तरीका है जिससे आप नंबर को चेक करके बहुत इजीली पता कर सकते हो कि भाई ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, है ना। उसके कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे डिविजिबिलिटी समझ लो, अगर आपको टू की डिविजिबिलिटी दुनिया को पता है, आपको भी पता होगी कि इवन नंबर आ जाए या फिर जीरो आ जाए, वो सारे नंबर क्या होंगे, टू से डिवाइड होंगे। थ्री की क्या है बेटा, तो अगर आपके पास 3 4 3 5 ऐसा एक नंबर है, आपको चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं। अभी 4 डिजिट का नंबर आप पढ़ोगे जब तक काम खत्म हो जाएगा, तो आप कुछ मत करो इसमें। सबसे पहले 3 + 4 + 3 + 5 कर लो। 3 और 4 7 7 3 7 और 3 हो जाएगा 10 10 और 5 15, कितना आ गया 15। क्या 15 3 से डिविजिबल है? हाँ सर, 3 5 टाइम्स आता है 3 के टेबल में। तो ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा? ये पूरा नंबर होगा बेटा 3 से डिविजिबल। ओके, ये डिविजिबिलिटी रूल 3 का। दूसरा हमारा क्या है भैया? 4 का। मान लो अब मैं बोलता हूँ 4 2 3 6, बताओ मुझे 4 से डिविजिबल है या नहीं? तो बेटा 4, याद रखना 2 का कितना है स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है ना। तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, 2 का स्क्वायर है इसलिए लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। 36 डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है? हाँ सर, 9 टाइम्स जाता है ना, सही तो बोल रहे हो आप, है। तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। ओके, समझ आ रहा है, मैं फास्ट फॉरवर्ड करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीजें पता है। 5 का क्या है भैया? 0 और 5। 6 का बताओ सर जी, 6 का क्या है? तो 6 के 2 प्राइम, फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 × 3। तो जो नंबर 2 से डिवाइड है, नंबर 3 से डिवाइड है, वो किससे जाएगा? वो 6 से जाएगा। 8, सर जी 7 कहाँ गया? अरे बेटा बेटा शांति शांति, 8 के लिए। 8, 8 इज 2 का क्यूब। 2 का क्या है बेटा? क्यूब है। तो यानी लास्ट की कितनी डिजिट देखनी पड़ेंगी? जितनी पावर 2 की लगी होगी। 2 की पावर कितनी है? 3, तो लास्ट की 3 डिजिट देखो ना भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल, बता दो भैया कोई भी। 8 6 4 5 9, क्या डिविजिबल है? हाँ, लास्ट 3 डिजिट देखो, डिविजिबल है क्या? होगी भाई साहब, बिल्कुल सही है। तो ये 3 डिजिट देखता है लास्ट के। फिर हमारा 9, सेम एज 3, सेम एज 3, कैसे भैया? उसमें भी डिजिट सम पूछता था, जो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। इसमें बोलता है डिजिट का सम जो होना चाहिए वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 9 का है। ओके सर जी, बताओ 12 का क्या है? तो 12 के फैक्टर्स निकाल लो, दो को प्राइम, 3 और 4। जो नंबर 3 और 4 बोथ दोनों से डिविजिबल होगा, वो हमारा 12 से भी डिविजिबल होगा। अब दो इम्पोर्टेंट, एक है अपना 7 और एक है अपना 11, क्योंकि हमने ये दो चीजें छोड़ी है। देखो भाई, मैं 7 का जनरली बच्चों को नहीं पढ़ाता, क्योंकि अगर जितना टाइम आप इसकी ये 3 स्टेप करने में लगाते हो ना, 1 2 और 3 स्टेप करने में लगाते हो, जब तक इंसान एक बार में चेक करके वापस भी आ जाए। जैसे 735, मान लो ये नंबर है, आपको चेक करना है, तो आप क्या करोगे? 7 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो ना। 7 × 7 और 0 35, हो गया डिवाइड। कितना टाइम लगा आपको? 3 सेकेंड्स। अब मैं अगर यही चीज समझूं, अब मैं क्या लगाऊं भैया? ये 3 मेथड से लगाऊं। पहले क्या करोगे भैया? लास्ट की डिजिट को हटाओ, उसका करो डबल। लास्ट की डिजिट 5 है, इसका किया डबल, कितना आ गया भैया? 10। कितना आ गया? 10। अब जो बची हुई है ना, जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं, ये बचा हुआ क्या है? बचा हमारे पास, इसमें से माइनस कर दो उससे नंबर, उस डिजिट के प्रोडक्ट को, है ना। सब्सट्रैक्ट करो भैया, हमारे बचा पास 63। अगर ऐसे करने में रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया, या फिर मल्टीपल ऑफ 7 आ गया, मल्टीपल ऑफ 7 आ गया, तो जो नंबर होगा, जो ओरिजिनल नंबर होगा, वो डिविजिबल होगा किससे बेटा? 7 से। 63, 63 7 से डिविजिबल है ना 9 टाइम्स, हाँ सर ये डिविजिबल है।
आप चेक कर सकते, कोई दिक्कत वाली नहीं, लेकिन ये 3 डिजिट में ना लगाना ज़्यादा बेटर। अगर ये 5-6 डिजिट का नंबर आ जाए, मान लो 5, 8, 9, 6, 3 आ जाए, तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन इसमें भी फिर दिक्कत है, देखो कैसे। 3 का करोगे डबल यानी 6, 6 को माइनस करोगे इस पूरे नंबर से, तो आप क्या फिर चेक कर लोगे? नहीं, फिर से आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट निकालोगे। और ये जो चीज़ है ना, याद रखना बेटा, ऐसा नहीं है कि ये करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता, नहीं बेटा, हो सकता है। इसको निकालोगे, 3 का करोगे डबल, कितना हो गया 6। अब ये 6 को माइनस करोगे इससे, 5, 8, 9, 6 माइनस 6, तो कितना बचा, 0, 9, 8, 5। अगर ये भी अभी नहीं पता आपको, तो इसमें फिर से वही करो, लास्ट की डिजिट को अलग करो, इसका करो मल्टीप्लाई 2 से, किससे करो, 2 से, तो कितना होगा 0, 0 को माइनस करोगे तो 589 आ गया। फिर एक और बार रिपीट करो, क्या करो, लास्ट की डिजिट का करो मल्टीप्लाई 2 से यानी 18, तो माइनस करो 58 से 18, कितना बचा भैया, तो 8, ये तो चला गया 4, 40, 40 डिविजिबल है क्या, नहीं। तो ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है। समझ आ गई बात, आ गई होगी आपको। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर एक चीज़ लिख लो कि अगर भैया, अगर मेरे भाई 3 डिजिट तक का पूछा जाए आपसे, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप डायरेक्ट निकाल लेना, ये इतने फंडों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो इजीली याद रह सकते हैं डिविजिबिलिटी, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। 3 डिजिट में या 4 डिजिट में भी आप कर सकते हो, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपने कर रखी है तो, ठीक है। नहीं तो आपके पास ये मैंने 7 का बता दिया। हाँ, लेकिन 11 के लिए आप जरूर ये अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 11 में अगर आपको ज़्यादा डिजिट्स मिल रही हैं तो आप कर सकते हो। कैसे सर जी, मान लो आपका 14 है, कोई भी नंबर ले लो, 1331 ले लो, कोई भी नंबर ले लो। आप क्या करो, इनको कुछ मत करना, डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए जो इनके आसपास वाले नंबर हैं, ये जो पेयर है, ठीक है, इनको जो है ना, इनको अल्टरनेटिव को ऐड कर देना। जैसे 1464 को ये है, तो इसकी जो अल्टरनेटिव, जैसे 4 का अल्टरनेटिव क्या है, 4 ही है, तो कितना हो गया 8। 6 का अल्टरनेटिव कितना है बेटा, 6 का अल्टरनेटिव 7, इनको ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करना है ना, अल्टरनेटिव को ऐड करना है 7, और इनको माइनस कर देना है, और इनका जो प्रोडक्ट जो सम आएगा, प्रोडक्ट नहीं सम आएगा, इनको माइनस कर देना। जैसे इसमें लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट ऑफ अ नंबर divisible by 11, then the number divisible by 11 is completely। कहने का मतलब ये है, जो इनका जो माइनस करने पर जो नंबर आया ना, वो अगर 0 आता है, 11 आता है, या 22 आता है, मतलब मल्टीपल ऑफ 22 आता है, ऐसे नंबर आता है, तो वो 0 से डिविजिबल होगा। सर एक आधा एग्जाम्पल बता दो यार सर जी, तब कुछ समझ में आया, कुछ बड़ा सा एग्जाम्पल। बिल्कुल भैया, बड़ा सा एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बड़ा एग्जाम्पल समझा देते हैं, जैसे है 10, 7, 1, 4, ये नंबर है, आपको चेक करना है ये डिविजिबल है या नहीं 11 से। देखो भाई, कितनी बार जाएगा वो नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ ये बता रहा हूँ डिविजिबल है या नहीं। तो पहले इसको अच्छे से लिखो, 10, 7, 1, 4, इस पीछे से काउंट करो, ये अल्टरनेटिव 7 है इसका, और इसका अल्टरनेटिव 0, 1 है, ठीक है। 1 + 7 + 4, इस सम को माइनस करो, किससे बेटा, इसका अल्टरनेटिव क्या है, 1, ठीक है सर जी, 1। 7 और 1, 8, 8 और फिर 12, 12 माइनस 1, दैट इज कितना आ गया बेटा, 11, दैट इज बेटा 11। मैंने आपको बोला 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आ जाए, सिंपल सी बात ये थी, मल्टीपल आ जाए तो भी आपका किससे डिविजिबल होगा, ये 11 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल सही है भैया, 11 आ गया, मतलब ये जो नंबर है बेटा, ये किससे डिविजिबल है, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी क्लास होती है ख़त्म आज की। मुझे उम्मीद है आप रजिस्टर नंबर पूरा रिवाइज हो गया होगा भैया। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितना कॉन्सेप्ट रजिस्टर नंबर में है और जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो सारा इसमें कवर कर सकूँ। अगर आपने इसको पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन ज़रूर करें, और रिवीजन अगर हो चुका है तो इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब फर्स्ट वीडियो जो मेरी थी, वो रैशनल नंबर के ही क्वेश्चंस की थी, वो क्वेश्चंस ज़रूर लगाएं, है ना, ठीक है।
आप ये करें। इतना करने के बाद अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।